गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटर कनेक्ट आईज। सभी लोगों का मेंटर कनेक्ट आईज में स्वागत है। और हम लोग रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक मैसेज में रीडिंग कम्प्रिहेंशन सी सेट में 27 ऑन ऑन एन एवरेज आता है। और अगर 2.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एग्जैक्ट कट ऑफ लॉस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एरर होगा। इसमें 25 आउट ऑफ 27 आराम से इजीली स्कोर किया जा सकता है। और आज ही ने एक स्टूडेंट मैसेज करा मुझे कि विदाउट रीडिंग पैसेज उनका 26 में से 19 पैसेज सही हो गए, 7 गलत हुए हैं। तो विद प्रैक्टिस और भी एक्यूरेसी इनहेंस होगी। और जहाँ पे भी आपको चार कीवर्ड्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर करा था, वो अजम्पशन, कोरोलरी, इम्प्लाइड और इन्फ्रेंस, ये चार वर्ड्स पे कमांड हो गए, तो फिर वो जो 7 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो भी सही चला जाएगा, क्योंकि हम लोग दो ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन चॉइस में हम लोग स्टक कर जा रहे हैं, और कीवर्ड पे अगर हम लोगों का अच्छे से कमांड होगा तो दैट विल बी आल्सो टैकल्ड, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और हमारी एक्यूरेसी इनहेंस होगी। ये टेस्टेड है। जब भी मैं पैसेज जब मैं सिविल सर्विसेज सेवा के एग्जाम देता था तो मेरी एक्यूरेसी 90 to 95% रहती थी। 25 तो हमारा हमेशा करेक्ट होता था। और अ, उसी टेक्निक को आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए, आज थोड़ा सा हम लोग मूलभूत चीजों को और भी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। और लास्ट लेक्चर जहाँ से खत्म हो गया था एब्रप्टली वो बंद हो गया था, उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग वहां से लेते हैं। और सबसे पहला है कि जो भी एस्पिरेंट रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे कमांड करना चाहते हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहूंगा कि हमारे पास कोई ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप है नहीं, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम है इन कंपेरिजन टू प्रोफेशनल एजुकेटर्स। तो थोड़ा सा आप इसको बेयर करके सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में कैसे लॉजिक अप्लाई किया जा रहा है, लॉजिक को बिल्ड करिए, ठीक है। ये नहीं देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद से सॉल्व करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज होती है तो मैं कैसे उसको टैकल करता हूँ, और दिस और दैट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे चीजों को टैकल करा जाए, और आगे का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा ब्रीफ मैं करता हूँ आपको। हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपली अगर मैं इसको आपके सामने अगर रखूँ तो क्वेश्चन सेटर के पास ये पैसेज हो गया और स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद चार ऑप्शंस वो बनाएगा, ए, बी, सी और डी। या अगर कोड में भी हो तो 1 and 2, 1 and 2, 2 and 3, ठीक है। 1 and 3, 1 and 3, या नल। तो वो जब क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इसमें से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो कि सही होगा, और ये तीन ऑप्शंस को वो मैन्युफैक्चर्ड करेगा, फैब्रिकेटेड करेगा, ट्विस्ट करेगा, ठीक है, मैनिपुलेटेड, ठीक है, फैब्रिकेटेड होगा, ठीक है। अब ये करने के लिए उसके पास क्या क्या साधन होते हैं। एक तो हमने बात करा था एक्सट्रीम वर्ड, ध्यान से सुनिएगा। एक्सट्रीम, एक तो हुआ एक्सट्रीम वर्ड्स, नो, ओनली, इनएविटेबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसकी हाइपर हाइपर देखेंगे वो कितना हाइपर है। लेवल ऑफ लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिसिटीज चेक करेंगे, ठीक है, कितना ज्यादा वो रिजिड है।
रिजिडिटी चेक करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम ये देखेंगे कि लॉजिकल लॉजिकल स्टेटमेंट को हम लोग साथ में रखेंगे। लॉजिकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को साथ में रखेंगे, और इलॉजिकल को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। इलॉजिकल को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एब्सर्ड स्टेटमेंट्स को, बेतुका स्टेटमेंट्स। ठीक है। और जितने भी हम लोग लॉजिक पढ़ चुके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में, उसको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे रिप्लेसमेंट। ठीक है, आज क्वेश्चन आने वाला है रिप्लेसमेंट पे। सिमिलर सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक लगाएंगे हम लोग, जो हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में पढ़ रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम वर्ड्स, उसकी हाइपरसिटी, रिजिडिटी, स्पेसिफिसिटी, इस पे फोकस करेंगे। जनरली स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ओके। लॉजिकल स्टेटमेंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे, और इलॉजिकल इलॉजिकल एब्सर्ड स्टेटमेंट्स रिप्लेसमेंट टेक्निक देखेंगे। ठीक है। सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड्स पे इलिमिनेट करेंगे और इलॉजिकल स्टेटमेंट्स को इलिमिनेट करेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमारे पास पैसेज है। एक पैसेज वहां छूट गया था, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है। ये पैसेज हो गया, हिंदी वाले यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ देखेंगे। और मैं देख लूँ सेशन, और रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। तो हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये पूछ रहा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड पूछा है, यानी इस पैसेज में वो चीज मेंशन नहीं है, हम लोगों को निकालना है वो मीनिंग जो ऑर्डर ने सोचकर ये पैसेज लिखा है। ऑर्डर कन्वे करना चाहता है जो जो छिपा हुआ है। ठीक है। इम्प्लाइड पूछा है। अब एक एक स्टेटमेंट्स को हम लोग चेक करेंगे, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, an enhanced efficiencies to use nitrogen is imperative for both food production and environment। नाइट्रोजन की इफिशियंसी को इन्हांस करेंगे तो ये फूड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। ठीक है। सही है, साउंड्स लॉजिकल, हमें इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा, कहीं भी एक्सट्रीमिटीज नजर नहीं आ रही है। हम इसको सही नहीं करते हैं, अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन, जो फैक्ट्रीज में बनता है, कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हमें जो चाहिए था यहाँ पे हमें मिल गया, और इसको हम ऑटो फोकस करते हैं यहाँ पे। कैन नॉट बी स्टॉप, क्यों नहीं स्टॉप कर सकते हैं? ह्यूमैनिटीज के पास क्या ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप नहीं कर सकते हैं? इट विल एडवर्सली अफेक्ट। अगेन यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड्स मिला, एडवर्सली अफेक्ट। मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया। तो वर्कआउट में बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है। और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल। ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश का वो नहीं आ रहा है, लेकिन इस बेसिस पे हम इसको इलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी को हमने इलिमिनेट कर दिया, क्योंकि कैन नॉट बी स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। आप बैन कर दो, एक्ट ले आओ, लेजिस्लेशन ले आओ, क्यों नहीं बंद किया जा सकता? बिल्कुल बंद किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। ये बोल रहा है अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स एक्सेस नाइट्रोजन, जो एक्सेस नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की डिमांड ज्यादा होती है, उसको पहचाना जाना चाहिए और उसको कल्टीवेट करना चाहिए। इलॉजिकल एब्सर्ड स्टेटमेंट, नाइट्रोजन का कंजम्पशन हमें कम करना है। ठीक है। ये बोल रहा है अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग, यहाँ पे देखिएगा, करने वाली फसलों का विकल्पों का विज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। जो ये उल्टा होना चाहिए था कि कम मात्रा में जो नाइट्रोजन का उपयोग करे, उसका खेती होनी चाहिए। अगेन एब्सर्ड और इलॉजिकल स्टेटमेंट, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अगला स्टेटमेंट पे चलते हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल, पारंपरिक रूप से हिंदी में होगा इसका, परंपरागत खेती। यहाँ पे देखिए, यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे जो हम लोगों ने कीवर्ड एक डिस्कस करा था,
फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, एक वर्ड आया है रिप्लेस्ड। पूरी तरीके से उसको हटा दिया जाए और रिप्लेस कर दिया जाए विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो ऑलरेडी ये वर्ड हम लोग डील डील कर चुके हैं, इसको भी इलिमिनेट कर दिए, और हमारे पास जो स्टेटमेंट बन जाए, आंसर बच जाएगा, वो हो जाएगा ए। फिर भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पैसेज का फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। ए ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी की बात हो रही है, ना कि नाइट्रोजन को ज्यादा देने की। पहला ही लाइन में क्लैरिटी हमें मिल गया, एंड वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, और इसका आंसर ए है। ठीक है, अगले पैसेज में चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पैसेज देखते हैं, एक पैसेज है, एक आइटम है, और मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, यानी सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, समअप जो भी है वो देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल्स इन द रूल्स ऑफ ऑल न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, इन क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखते हैं, जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों, एग्रीमेंट्स और समझौतों के नियमों में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए, यानी इसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, एक एक करके चलेंगे, हमें एक सस्पेक्ट मिल जाएगा जिसको हम एलिमिनेट कर देंगे। Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सही है, ठीक है, चलो इसको भी मान लेते हैं, हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है इसमें। देयर इज एन impending issue of dealing with a huge number of climate change victims and climate refugees। यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट टोन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे क्लाइमेट रिफ्यूजीज की बात होने लगी। ठीक है, यहाँ भी हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कनोटेशन, यहाँ पे अगेन हमें मिल गया कि इन ऑल इट्स कनोटेशन, यानी जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्राय में, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना रहा है इस स्टेटमेंट को। अधिकतर विकसित देशों के कारण हुए हैं, जो कि सही है, और डेवलपिंग कंट्रीज भी भागीदारी हैं इसमें, इसलिए इसके भार वहन का और उनका अंश अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए, जो इंडिया एडवोकेट करता है। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, ये सिंक हो रहा है क्लाइमेट जस्टिस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल यहाँ पे लग गया कि सभी सभी अभिप्रायों में। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स यहाँ पे लग गया, इसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ये अगर ऑल नहीं होता, थोड़ा सा जनरली होता, सभी प्राय, सभी, इन ऑल इट्स कैनोटेशन, इसको हमने इलिमिनेट कर दिया। हमारे पास तीन चॉइस बचता है, ए बी सी में से किसी एक को सिलेक्ट करना। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की बात हो रही है, और यहाँ पे डीलिंग विथ रिफ्यूजी की बात हो रही है, तीन है। तो ये दो, ए और बी, एक तरह की बात कर रहा है, और सी दूसरी तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट एक स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं कर पाए, और जबरदस्ती करना नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि लास्ट का दो लाइन, ठीक है, या शुरू का दो लाइन, अब जहां पे भी कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा आगे पीछे करके हम पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं लास्ट का एक लाइन पढ़ता हूँ। जस्टिस यहाँ से स्टार्ट होता है, जस्टिस इन क्लाइमेट इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शन रिलेटिंग टू मिटिगेशन। सिर्फ मिटिगेशन से नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे जलवायु के विषय में न्याय दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, इसके अलावा बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के अवलंब और हानियों और नुकसानों की क्षतिपूर्ति की कहीं अधिक व्यापक धारणाएं शामिल हैं। इतना तो हमें चल गया कि यहाँ पे जो जो लास्ट स्टेटमेंट है, वो क्लाइमेट रिफ्यूजी या क्लाइमेट विक्टिम्स के बारे में, ये पैसेज जो गंधास है वो सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि क्लाइमेट रिफ्यूजी और विक्टिम की बात हो रही, इसको हम एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास दो चॉइस बच गया है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी बच गया, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस, अगेन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या बात हो रहा है, क्लाइमेट जस्टिस।
आप क्या करोगे? ऑप्शन ए टिक करके, समझदारी के साथ। ऐसे भी दो एलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, दो एलिमिनेट कर चुके हैं, आपको किसी तरह न किसी तरह आंसर टिक करना ही है, तो आप लॉजिकली उसको टिक करो एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन देखने का तरीका होता है कि आपको देखना है, तीन आइटम है, एक पैसेज पे एक क्वेश्चन है, और हिंदी में भी यहाँ पे तीन आइटम है, एक पैसेज है और एक क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टिव देखना है, कन्वेड बाय द मैसेज कन्वेड बाय द ऑर्डर ऑफ द पैसेज, सिमिलर टू इम्प्लाइड, सिमिलर टू इम्प्लाइड, ठीक है। फूड यील्डिंग ट्रीज, जो खाना मिलता है हमें, फूड, फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस, अगेन यहाँ पे कीवर्ड मिल गया है रिप्लेस, जो हमने बोला है कि रिप्लेस वर्ड जहाँ पे भी देखो उसको पहले एलिमिनेट करो, ठीक है। फूड यील्डिंग ट्रीज, आप देखिए कैसे एलिमिनेट होता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही गलत निकलेगा। फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ऑन लैंड्स, ठीक है। फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर, अगर सारे ट्री को फूड वाले ट्री से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? गलत प्रभाव होगा। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदाय के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाली वृक्ष से बदल देना चाहिए। आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है ये? बस हमें लॉजिकल एब्सर्ड एक्सट्रीम सेंटेंसेस को इलिमिनेट करना है। ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, हमने काफी अच्छे से इलिमिनेट कर दिया। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया, क्यों नहीं किया जा सकता है? इंश्योर तो है ही हमारा, ठीक है। विथ परजेंट, इसको अच्छे से हाईलाइट कर दे, विथ परजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो अच्छी चीज है, इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर है। कैन नॉट, हाइपर स्टेटमेंट, भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं की जा सकती है। आने वाले समय में हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्यों, क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है, वेस्टलैंड्स एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया, भारत में जो है, शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर, ठीक है। साउंड गुड, ठीक है, साउंड्स गुड। आगे बढ़ते हैं। एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड, ठीक है, एडिशन टू, इसके अलावा और अलोंग विथ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के अलावा एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। दोनों में से ये वेस्टलैंड की बात कर रहा है, डिग्रेडेड लैंड की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेस्टलैंड और डिग्रेडेड लैंड की परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ परितंत्र की भी विकसित किए जाने चाहिए, ठीक है। ये भी लॉजिकल साउंड्स हो रहा है। हमारे पास दो ऑप्शंस चॉइस बच गया है जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है। लेकिन ये वेस्टलैंड और डिग्रेडेड लैंड के बारे में बात हो रहा है, और ये काफी ब्रॉड बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि एक दो लाइन ऊपर आप जाके देख लो, अगर मैं आपकी जगह रहता तो हम दोनों में से ये चेक करते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा लॉजिकल, रैशनल कौन सा स्टेटमेंट है। तो हमें सबसे ज्यादा डी लग रहा है, जो कि व्यापक है, ठीक है, ब्रॉड है, इंक्लूसिव है। लेकिन आप यहाँ पे स्टक कर गए तो पैसे ज्यादा लंबा है नहीं, आप शुरू की दो लाइन या लास्ट की दो लाइन देख लीजिए। वेटलैंड्स, देखिए यहाँ पे सोर्सिंग फ्रॉम फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है, इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड्स enables a systemic approach to food consumption, addition to agricultural lands, यहाँ पे बोल रहा है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा along with, in addition to, एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप। हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। समझ रहे हो आप? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पैसेज पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैसेज पे एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पैसेज से स्टार्ट करते हैं। पैसेज छोटा है लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज, यानी क्रक्स, क्रक्स, सम्स अप या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज देख लेना है हमें।
इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। साउंड्स गुड, होना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है। उपयुक्त बही प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है, सही है, होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी इससे विरोधाभासी हमें नहीं, मतलब विरोधाभासी प्रतीत नहीं हो रहा है, सिंपल है, लॉजिकल है, होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अब आगे देखिए, स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ। क्यों नहीं हो सकता है? हम ले आएंगे एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, वैक्सीन, बहुत सारी चीजें। कोविड को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, कैन नॉट। ठीक है, इनकैपिसिएट कर रहा है। ठीक है, तो कैन नॉट यहाँ पे है, इसको एलिमिनेट कर दिया। नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, इसको भी हम एलिमिनेट कर दिए। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आगे देखते हैं। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन एंड सिटीज। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये करने से हमें लगता है कि ड्रग रेसिस्टेंट जो बात हमें पैसे से निकल के आ रहा है कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेट अप इन रिमोट एरियाज, शहरों के बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है। ये हमें थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, चलिए हम इसको भी रख लेते हैं। एक ही स्टेटमेंट हम लोग इलिमिनेट कर पाए हैं, और पहला, दूसरा और चौथा, लास्ट के दो लाइन, या पहला लाइन, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, द अकरेंस ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज वेल नोन। सही है। ठीक है। कुछ आइडिया नहीं मिला, ऊपर देख लेते हैं। वाइल awareness on use or misuse and abuse of antibiotics is common knowledge, as is the impact of dosing poultry with antibiotics. The environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or serious thus far, अभी तक। मतलब इनका जो वेस्ट डिस्पोजल है ना, मेन जो चीज है, वेस्ट डिस्पोजल की बात हो रही है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल की बात हो रही है। और यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। जैसा कि यह मुर्गे मुर्गियों की प्रतिजैविक खिलाने का असर होता है, ठीक है, प्रतिजैविक निर्माता कंपनी द्वारा अपने अपशिष्ट को यानी वेस्ट को उपचारित न कराने से पर्यावरण पे जो असर होते हैं, उनके विषय में अभी तक कुछ निरंतर गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है। मेन सेंट्रल आइडिया पैसेज का ये है कि इस पे बात नहीं हो रही, जो मुख्य बिंदु है उस पे बात नहीं हो रही, जो मेन आइडिया है उस पे बात नहीं हो रही, और पेरिफेरल चीजों पे बात हो रही है। तो करक्स पैसेज का क्या निकल के आया कि वेस्ट पे, जो वेस्ट ट्रीटमेंट पे बात हो रही है, वेस्ट डिस्पोजल पे बात हो रही है, वही हमारा मेन है, और बाकी सब पेरिफेरल है। इधर उधर की बात हो रही है कि आप शहर से दूर ले जाओ, टाउन सिटी से दूर ले जाओ, गांव में ले जाओ, दूर दराज जगह पे ले जाओ, लेकिन वहां पे ले जाने से क्या वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट ट्रीटमेंट सही हो जाएगा? नहीं होगा। ये स्टेटमेंट को हमने इलिमिनेट कर दिया। बच जाता है ए और बी। अब इन दोनों में से जो इस कोर आइडिया पे बेस्ड होगा स्टेटमेंट, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे और दूसरे को एक्सक्लूड कर देंगे। इट इज नेसेसरी टू पुट, इट इज, यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ठीक है, बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट हमें लॉजिकल लग रहा है कि एक प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आप वेस्ट कैसे इसको डिस्पोज कर रहे हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल से नहीं होगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, कंपनीज हैं जो इसको कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हमारा आंसर यहाँ पे ए। ठीक है, अगला पैसेज ये है, और यहाँ पे बोल रहा है क्रक्स ऑफ द पैसेज, वही देखते हैं फिर से। टू बिकम ए ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। साउंड्स गुड्स, और होना भी चाहिए, जरूरत भी है इसकी। विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, साउंड्स गुड। India is unable to become a global power because it if because it is not focusing or promoting knowledge economy.
ठीक है। इंडिया इंडिया पे ही सवाल ये पैसेज खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है, इंडिया इज अनेबल टू बिकम ए ग्लोबल पावर? इंडिया इज गोइंग टू बिकम ए ग्लोबल पावर? ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अनेबल। यहाँ पे देखो अगेन स्पेसिफिक सेंटेंस, ठीक है। इंडिया ग्लोबल पावर बनने की गतिशील प्रगतिशील मार्ग पे चल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट साउंड्स इलॉजिकल, अभी नहीं बन पाया है लेकिन आने वाले समय में बन जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर दें यहाँ पे कि नहीं बन सकता, ठीक है। Our education system should focus more on imparting skill during higher education, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशनल इम्पार्टिंग स्किल्स, ठीक है। हायर एजुकेशन में ही क्यों करना है, हम शुरू से भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड भी वोकेशनल ट्रेनिंग, शारदा स्कीम जो गांधी ने स्टार्ट किया था वो शुरू से ही, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो वो क्लास 7, 8, 9, 10 से ही स्टार्ट हो जाता है वोकेशनल, इम्पार्टिंग वोकेशनल स्किल्स। तो हायर एजुकेशन में जाके करोगे तो क्या फायदा है 25-26 साल की उम्र में, ठीक है। तो इसको भी हम इलिमिनेट कर दिए, नहीं इलिमिनेट आप कर पा रहे हो तो इसको होल्ड पे रखिए, आगे चलते हैं। पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रंस आर इलिटरेट, ठीक है, आर अनअवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में अनअवेयर होते तो वो अपने बच्चे को क्यों शिक्षा पे खर्च करते हैं और स्कूल भेजते हैं, ठीक है। ये इलॉजिकल, आप खुद से सोचो कि ये इलॉजिकल है कि नहीं, ठीक है। विद्यालयों के अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर है यानी इलिटरेट है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभ के प्रति जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक है और ये गलत स्टेटमेंट है। और हमारे पास क्या बच जाता है, 3 हमने एलिमिनेट कर लिया और ये बच गया। टू बिकम ए ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट ऑन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ठीक है, तो यही है गुड क्वालिटी एजुकेशन, बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन accrue only when a student complete and leave school after having acquired the gateway skills, ठीक है। तो नॉलेज, यही है सब। तो ऐसे ही हम लोगों को आंसर निकालना है, एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड, यहाँ पे इम्प्लाइड है, थोड़ा सा सतर्क होना है, जल्दी जल्दी करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफीबल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमको असिस्ट करता है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाते, ठीक है। आधुनिक कठिन जीवन को कठिन बना देती है, अगेन लॉजिकल साउंड नहीं है, कॉमन सेंस से मैच नहीं कर रहा, राइट। इसको हम इलिमिनेट करें और इसको भी हम एलिमिनेट करें। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड इनलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, बिल्कुल गलत, ठीक है, इलॉजिकल। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। आपको लगता है ये स्टेटमेंट आप पे अगर पुट किया जाए तो आपको लगता है कि आपके पास कोई करेज नहीं है टू फॉलो योर ओन कन्विक्शन? अगेन साउंड्स इलॉजिकल। अगला देखते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने लगातार 3 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया लेकिन फिर भी पढ़ के देखते हैं। इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी गुड थिंग, ठीक है, बट हैविंग टू मेनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज ना हो, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। साउंड्स लॉजिकल एंड रैशनल, कि ये बोल रहा है कि टू फ्यू चॉइसेस, अगर हमारे लाइफ में कम चॉइसेस है तो वो भी डिफिकल्ट है, अगर ज्यादा चॉइसेस है तो वो भी डिफिकल्ट है, दोनों वे में डिफिकल्ट है। तो हमें एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए आगे। यहाँ पे देख लेना है, एक पैसेज पे एक क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात है कि आप पैसेज पढ़ के भी कर सकते हो, या आपको डाउट, आप कहीं पे फंस जा रहे हो तो आप पैसेज भी पढ़ सकते हो या क्वेश्चन के थ्रू आप रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक इम्प्लाइड, ठीक है, निहित निहित है, ठीक है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सतर्क होना है। देखते हैं, ए फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रहेगा तो कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे और सॉल्यूशन, ठीक है। तो साउंड्स लॉजिकल। हाउस होल्ड्स नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, आपके घर की जरूरत कुछ और होगी, हमारे घर की जरूरत कुछ और होगी, साउंड्स लॉजिकल। इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, ठीक है।
ये भी पैसेज में ये तीनों चीजों की बात हुई होगी, लेकिन तीनों चीज लॉजिकल और कॉमन सेंस से मैच कर रहा है। हम क्या करेंगे, हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। आप किसको एलिमिनेट करेंगे? आपको पता चल गया कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आप अगर ज्यादा चिंतित हो तो आप जाके एक बार पैसेज पढ़ लो और एक बार देख लो, पैसेज पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। और ये जो इम्प्लाइड है पैसेज में आपको मिलेगा नहीं, ये निहित है। ये पढ़ने के बाद आपके ऑथर्स के सब कॉन्शियस माइंड को समझना होगा कि वो क्या छुपा हुआ मैसेज, हिडन मैसेज देना चाह रहा है इस पैसेज के थ्रू। ऑल द स्टेटमेंट्स आर सिंपल प्लेन लॉजिक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी वाले को थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बेस्ड ऑन द एबव पैसेज एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन यहाँ पे पूछा है और वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक दो तीन चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जब हम ऑप्शन चॉइस को देख रहे हैं तो सब में दो 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 है। इसका मतलब ये चारों में से इसका मतलब ये चार में से दो गलत है और दो सही है। अब हमें कैसे आगे बढ़ना होगा, आप पहले वैसे स्टेटमेंट को पढ़ो जो लॉजिकल हो और एजम्पशन पूछा है तो फैक्चुअली करेक्ट हो, मतलब वो थोड़ा सा यूनिवर्सल इन नेचर हो, तो उसको आप रख लो और ऑप्शंस में जाके देखो वो कहाँ 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 है। और या वो आइडेंटिफाई कर लो जो आपको लगता है इलॉजिकल है, एब्सर्ड है, इसको तो हम एलिमिनेट करके रहेंगे, तो वो जाके जहां जहां पे वो है उसको एलिमिनेट करते हैं। इसको देखते हैं। प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज, पेटेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है और उसको जो करवा रहा है, पुट्स ए ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन असेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। मैंने पढ़ रखा है और मुझे सही लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज ए ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज द की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हमें लग नहीं रहा है। गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंट्स। ये भी लॉजिकल लग रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब सेशन थोड़ा सा एंड हो जाएगा लग रहा है मुझे। अब हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे पेटेंट्स और पेटेंटीज ये कोर हमें दिख रहा है। ठीक है, कोर दिख रहा है, हर जगह वही बात हो रही है। तो हम उस स्टेटमेंट्स को पकड़ेंगे जिसमें पेटेंट्स और पेटेंटीज की बात हो रही है। ठीक है, उसके लिए उसके लिए आप यहाँ पे हमें कुछ तो अभी नहीं मिला, सारा चीज ठीक ठाक लग रहा है। हम दो लाइन ऊपर पढ़ेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये पैसेज पेटेंट्स पे ही सेंटर्ड है और पेटेंटीज की बात हो रही है। यहाँ पे पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म, 2 साल 3 साल के लिए पेटेंट उनको मिलता होगा। The patentees enjoy the liberty to determine the prices of medicines। उनको लिबर्टी मिल जाती है, वो एकदम हाइपर प्राइस रखते हैं जो कि अनअफोर्डेबल होगा। विच इज टाइम लिमिटेड, टाइम लिमिट होता है, ये अच्छी बात है। टू द एवरग्रीन ऑफ पेटेंट राइट्स आपने पढ़ा होगा। पीरियड ऑफ मोनोपोली, और मोनोपोली होता है बट कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक। बस इतना ही हमें जानकारी चाहिए था। और आप यहाँ पे स्टेटमेंट वन आके देखिए। पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू द पेटेंटीज पुट्स ए ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंट मेडिसिन। क्योंकि उनको मोनोपोली मिल जाता है बट फॉर द लिमिटेड टाइम, ओके, और ह्यूज बर्डन होता है। तो हमारा स्टेटमेंट वन सही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। जहां पे वन नहीं होगा हम उसको इलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन। यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आया कि वन वन हमारा सही है, और टू फोर डिसाइड करेगा कि टू को भी एक बार पढ़ लेंगे, फोर को भी पढ़ लेंगे, और दोनों में से जो लॉजिकल होगा उसके साथ हम चलते बनेंगे। पहले दो को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चार को पढ़ लेंगे। दोनों में से जो लॉजिकल कॉमन सेंस से मैच करेगा उसको ले लेंगे, और पैसेज का सारा चीज हमें लगभग पता चल ही चुका है। Dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden for the developing and poor countries. Definitely, अगर हमारे ही देश में अगर पेटेंट हो रहा है तो वो ज्यादा रेट में बिकता है। अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्री में, या हम पुअर कंट्री हैं और वो मेरे पेटेंटेड मेडिसिन हम इंपोर्ट करें, तो डेफिनेटली उसका प्राइस और ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो साउंड्स लॉजिकल। अब तीसरा को तो हम करते हैं, तीसरा को हम करेंगे कि नहीं, करेंगे ही नहीं, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। Government needs to find a appropriate balance between the rights of patentees and the requirements of the patient। गवर्नमेंट ये कर रखी है, और ये हमारा नहीं है जब ये हम पढ़ते हैं।
ठीक है। ये ज्यादा है क्योंकि ये डिस्कस किया जा चुका है, एंड अफोर्डेबल टू पब्लिक्स। ठीक है। अ, ठीक है, आगे कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि R&D कॉस्ट उनका बनता है लीगली हायर प्राइजेस। अगर दो लाइन नीचे का भी पढ़ सकते हैं कंफर्म करने के लिए, तो प्रोवाइड द पेटेंटीज विथ लेजिटिमेट मैकेनिज्म टू गेट ए रिटर्न्स ऑन द कॉस्ट इनकर्ड बाय द इनोवेशन एंड रिसर्च। तो ये बात पेटेंट से ही रिलेटेड है। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और जहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोला। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी ऑन द अदर कंट्रीज, ये अदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है, जो पैसेज में नहीं बात हो रही है। और यहाँ पे जो मोनोपोली की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा कुछ और सोचने लगा। मोनोपोली की जो बात हो रही है, मोनोपोली की बात हो रही है, फिर उसके बाद प्राइस राइज की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लाजमी हो जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को आना चाहिए और नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस। मैं कुछ एवरग्रीन वाले टॉपिक में चला गया था। तो हमें लगता है कि हमारे पास दो चॉइस बनता है, और दो में से, दो और चार में से ज्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट्स हमारा स्टेटमेंट फोर है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना होगा। और अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो वो और ज्यादा प्राइस हाइक कर देंगे। अभी अभी रिसेंटली ऐसा केसेस भी आया था जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट बाय जॉनसन एंड जॉनसन गलत तरीके से किया गया था, पेटेंटेड राइट था उनका। और यही सब चीज इशू है, आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फोर इज मोर ब्रॉड, और हमारा आंसर यहाँ पे 1 और 4 बी है। ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वो पेंटेड, और ये लॉजिकली, और वो जो ये जो स्टेटमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो